ऑप्शन में पैसा कमाना आसान नहीं है, कितना भी कर लो मार्केट कमाने ही नहीं देता है। मॉनेटरी कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि 5,000 का लॉस आया, 10,000 का लॉस आया या 50,000 का लॉस आया। जो स्ट्राइक्स है उनके अंदर इतना बड़ा गैप आ गया कि मैं अगर उसे स्क्वायर ऑफ करने जाऊं तो मुझे प्रॉफिट के बदले में लॉस हो जाता है। ऑप्शन में ट्रेड करना इतना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है जितना मुझे ये देखना कि क्या मैं उसमें से एग्जिट कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, ऑप्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से स्ट्राइक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ऑप्शन बाय करूं या राइट करूं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एंट्री मेरे लिए बहुत इजी है, आप एंट्री कर लेंगे, प्लस माइनस रुपया बीच में डाला, ट्रेड हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है जब मुझे एग्ज़िट करना है, और ख़ास करके अगर कोई स्ट्रैटेजी बना दी मैंने और ऑड स्ट्राइक्स ले लिए तो उनको निकालने में बुक में मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, अंडरलाइंग बढ़ गया है, स्पॉट बढ़ गया है, बट जो स्ट्राइक्स है उनके अंदर इतना बड़ा गैप आ गया कि मैं अगर उसे स्क्वायर ऑफ करने जाऊं तो मुझे प्रॉफिट के बदले में लॉस हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में इतनी तकलीफ़ होती है कि कहाँ फंस गए। ऑप्शन में पैसा कमाना आसान नहीं है, कितना भी कर लो मार्केट कमाने ही नहीं देता है। मैं एक छोटा सा डिस्कशन करती हूँ इसमें आपके साथ, हो सकता है सबको पता हो, लेकिन शायद आप में से कुछ ऐसे भी हों जिनको इसके बारे में नहीं पता, तो ये उनके काम की चीज़ है जिनको बिल्कुल नहीं पता, और जिनको पता है तो शायद उनके काम की भी निकल जाए। तो अब मेरे सामने निफ्टी की स्ट्राइक्स हैं, ये ऑप्शन चेन है, बिल्कुल सिंपल NSEindia.com से ऑप्शन चेन निकाला हुआ है। तो ये निफ्टी का जो ऑप्शन चेन है इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे सब राउंड फिगर्स हैं, जैसे 21,000 हुआ, 21,100 है, 21,200 है, 21,300 है, 21,400, 21,500, 21,600, 21,700, 21,800, 21,900, 22,000। यहाँ पे बीच में 21,050, 21,150 ये जो मिड स्ट्राइक प्राइस है। तो निफ्टी का जहाँ तक सवाल है या बैंक निफ्टी का सवाल है या इंडेक्स का सवाल है, तो ये जो स्ट्राइक्स हैं ये इलिक्विड नहीं है, लेकिन बड़ा काम नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े काम में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, 2, 4, 5 लॉट किया तो वहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें कैसे समझना है? अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है। पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल, और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ सिखाए हैं। तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। अब देखिए, राउंड में अगर मैं जाती हूँ तो जो राउंड है इनकी वॉल्यूम, इनका ओपन इंटरेस्ट देखिए, इनके वॉल्यूम देखिए, ये जितने भी राउंड है इनके वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, और जितने भी मिडिल स्ट्राइक प्राइस है इनकी वॉल्यूम देखिए, काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। इसमें अगर 59,000 का वॉल्यूम है तो इसमें 36 है, इसमें 1,44,000 है, तो फ़र्क है ना। सेम वे ये पुट साइड है, ये कॉल। सेम वे अगर मैं कॉल में भी देखूं तो ये देखिए, जो राउंड फिगर्स हैं उनके वॉल्यूम और जो मिडिल स्ट्राइक प्राइस है उनके वॉल्यूम, और साथ में उनका ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर मुझे 5-10 लॉट करना है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही अगर मैं 100-100, 200-200 लॉट करती हूँ तो दिक्कत आ सकती है। दूसरा क्या होता है कि जो राउंड वाली स्ट्राइक होती है तो बिड और आस्क, ये होती है बिड, ये होती है आस्क। सेम वे यहाँ पे ये होता है बिड, ये होता है आस्क। बिड और आस्क मतलब अगर मुझे बाय करना है
तो आस्क प्राइस में बाय होगा, और अगर मुझे बेचना है तो मुझे बिड प्राइस में बेचना होगा, क्योंकि बिड प्राइस पे बायर खड़ा है, और जब मैं बेचूंगी तो मैं बायर को बेचूंगी। मार्केट में कोई मुझसे लेगा, वो बायर होगा, मैं सेलर होंगी। तो ये जो है ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरी बात, अब निफ्टी के बाद हम देखते हैं एक इलिक्विड स्टॉक। अब ऐसे इलिक्विड स्टॉक में यहाँ पर अगर मैं राउंड में भी लेना चाहूँ तो चलो मैं ले दे के एंट्री कर लेती हूँ कि चलो 60, 62, 64 जो भी प्राइस होगा मैंने कॉल बाय कर लिया, वॉल्यूम भी है चलो। लेकिन अंडरलाइन बढ़ेगा तो ये जो एट द मनी है ये इन द मनी हो जाएगा। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि 200 रुपया इन द मनी हो गया तो क्या मुझे यहाँ से एग्ज़िट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मैं देखती हूँ कि 200 पॉइंट जो इन द मनी है उसके बीच का डिफरेंस कितना है, 120 और 152। मतलब मुझे जब एग्ज़िट लेना होगा, मुझे इसे बेचना होगा, तो क्या मैं आराम से बेच पाऊँगी। अगर मैं नहीं बेच पाई और एक्सपायरी का टाइम आ गया तो फिर मुझे डिलीवरी लेना या देना पड़ सकता है। तो इसलिए मैं जो स्ट्राइक्स या जो स्टॉक्स इलिक्विड है उनमें ऑप्शंस ट्रेड करना पसंद नहीं करती हूँ। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ट्रेड छूट जाएगा। अगर फिर भी करने का शौक़ है तो मैं कैश में शेयर्स बाय कर सकती हूँ, शॉर्टिंग नहीं कर पाऊँगी, कोई बात नहीं। लेकिन इलिक्विड स्टॉक में ऑप्शंस में ट्रेड करके फंसने से अच्छा है ट्रेड ना करें, क्योंकि तब भी तो फंसने के बाद भी तो लॉस हो सकता है ना। इसलिए बेटर है ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स जो भी हों, जहाँ पे स्ट्राइक्स में, बिड आस्क में कहीं पे भी हमें ऐसा लगता हो कि एंट्री इजी है लेकिन एग्ज़िट डिफ़िकल्ट है, मैं उसमें ट्रेड नहीं करती। अब ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक में हर स्ट्राइक पे लिक्विडिटी दिख रही है, हर स्ट्राइक पे दिख रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बाय करती हूँ, लेटस से मैं ये वाला OTM बाय करती हूँ, ये OTM जब ITM हो जाएगा, लेट्स से प्राइस बढ़ गया, 1200 हो गया, ये 50 रुपया ITM हो गया। मुझे ये देखना है कि जो 50 रुपया ITM है यहाँ से, जो अभी का करंट मार्केट प्राइस है, जो कि लगभग इसी के आसपास कहीं होगा, तो 50 रुपया जो ITM है, मुझे एग्ज़िट पॉसिबल है वहाँ पे, कोई बायर है तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्ज़िट पॉसिबल है। यहाँ पर मैं कहीं भी देख सकती हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें एंट्री करूँ तो मेरे लिए इसमें एग्ज़िट की प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब मैं स्ट्राइक सेलेक्ट करती हूँ तो उसकी लिक्विडिटी भी देखती हूँ। एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है, कुछ स्टॉक्स में डे 1 से लिक्विडिटी होती है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मंथ, कुछ स्टॉक्स में 10 तारीख के बाद लिक्विडिटी स्टार्ट होती है, किसी में मिड ऑफ द मंथ से स्टार्ट होती है। और फ्रेंड्स कई बार तो मैंने ये देखा है कि कुछ स्टॉक्स में भले ही वो 10 तारीख के बाद स्टार्ट हो, लेकिन मॉर्निंग में लिक्विडिटी नहीं मिलती है कुछ स्टॉक्स में, और वो लिक्विडिटी स्टार्ट होती है 11-12 बजे, या मतलब मिड ऑफ द डे में। तो ये भी मैं देखती हूँ कि मैं जो स्टॉक ले रही हूँ उसमें लिक्विडिटी कब आती है। अगर वो मिड ऑफ द डे आ गई और मान लो सुबह सुबह मेरा प्राइस आ गया, मैं एग्ज़िट कैसे करूँ। तो ऑप्शन में ट्रेड करना इतना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए नहीं है जितना मुझे ये देखना कि क्या मैं उसमें से एग्ज़िट कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। अगर मैं फंस गई तो फिर, और अगर मान लो उसमें मैंने स्ट्रैटेजी बना दी, चाहे वो बटरफ्लाई हो, कॉन्डोर हो, बुल स्प्रेड हो, बेयर स्प्रेड हो, रेशियो हो, तो फिर तो निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। मेरा एक लेग निकल जाएगा, एक लेग फंस जाएगा, बिना मतलब का लॉस खड़ा हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट होने के बावजूद भी लॉस का सामना करना पड़ा, बिकॉज इन चीज़ों की तरफ मैं भी थोड़ी इग्नोरेंट थी। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ इस पॉइंट पर डिस्कशन किया जाए। अब आते हैं कि मुझे तेज़ी लग रही है तो मुझे कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है। लेट्स से मुझे ये स्टॉक में तेज़ी लग रही है,
तो सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मुझे तेज़ी कहाँ तक लग रही है, और इस पर मैंने upsurge.club पे कोर्स भी बनाया है टेक्निकल एनालिसिस का, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज़ का और डेटा एनालिसिस का, कि कैसे हम स्ट्राइक प्राइस को चूज़ करें और कौन सा स्ट्राइक प्राइस हम बाय कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है। नहीं तो हम जितना भी टारगेट लेटर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो टारगेट को हम कितने दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारा टारगेट 15 दिन का है तो क्या हमें दूर की स्ट्राइक पे जाना चाहिए? नहीं। पास की स्ट्राइक पे जाना चाहिए? नहीं मालूम। तो ऐसी सिचुएशन में मैं स्प्रेड बनाने की कोशिश करती हूँ। ऑप्शंस अगर बाय करना है और मेरा टारगेट टाइम लग रहा है तो मैं बाय नहीं करूँगी, मैं वेट करूँगी कि जब उसका ब्रेकआउट आ जाए या उसमें स्पीड आ जाए। क्यों? क्योंकि प्रीमियम डीके हो रहा है। मैंने स्ट्राइक कोई भी, कि पास की सिलेक्ट की हो या दूर की, लेकिन पैसा तो मेरा लग रहा है, और मेरे पास इसमें दो टाइप के स्टॉप लॉस है, एक प्राइस स्टॉप लॉस, एक टाइम स्टॉप लॉस। और अगर टाइम लगेगा तो हिट हो सकता है ना मेरा टाइम स्टॉप लॉस या प्राइस स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक बाय प्रीमियम डीके। नाउ लेट अस से मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया, सब कुछ हमारे फेवर में, सब बढ़िया है। अब यहाँ पे 1500 का कॉल 27 रुपया, लॉट साइज 700, करीब करीब 18 से 20 हज़ार रुपया एक लॉट के पीछे। मैं 33% या 35% का स्टॉप लॉस लेती हूँ तो 6,500-7 हज़ार का स्टॉप लॉस आएगा। तो लेटर से 1500 का मैंने कॉल लिया, 27 रुपये के करीब प्रीमियम दिया, 700 की लॉट साइज़ है, तो कितना हुआ? करीब करीब 17, 18, 20 हज़ार हो गए। अगर मैं इसका 35% का स्टॉप लॉस पकड़ती हूँ तो 7-7,500 हज़ार रुपये का स्टॉप लॉस हो गया। अफोर्डेबल है। टारगेट क्या है? लेट्स से टारगेट अगर इसका 1550 है तो 1550 मतलब 50 रुपया ऊपर। अब 50 रुपया ऊपर होने पे मेरा प्रीमियम क्या होगा ये देखने के लिए मैं 50 रुपया अंदर जाके देख सकती हूँ, जो कि 1450 है, करीब 58, मतलब डबल। अगर ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और 6,500 का रिस्क उठा सकते हैं तो गो अहेड, नहीं उठा सकते तो थोड़ा सा और शिफ्ट कर जाइए और ये वाले कॉल के बारे में सोचिए। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट तो 1550 है और 20, यहाँ पे आके हमारा 14,000 रुपया। इसमें भी अगर मैं 30% लेती हूँ तो 5,000 का रिस्क लेके भी ट्रेड कर सकती हूँ, 4,000 का रिस्क लेके भी ट्रेड कर सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो बेसिकली मैं स्ट्राइक वो सिलेक्ट करती हूँ, मूवमेंट फास्ट आए ये तो सब चाहते हैं, लेकिन लॉस कम से कम लगे वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। प्रॉफिट कम आएगा चलेगा, लेकिन लॉस कम होना चाहिए। मैंने बहुत बार लोगों से सुना है कि मेरे ऑप्शंस में लाखों का लॉस हो गया, वो भी बाइंग ऑप्शंस में। मैं आज तक ये नहीं समझ पाई कि बाइंग ऑप्शन में लाखों का लॉस कैसे हो गया। तो यहाँ जब मैं देखती हूँ तो भाई 20,000 के 2-3-4 लॉट उठा लिए, ठीक है, उठा लिए तो उस पर स्टॉप लॉस लगाइए। अब आपके पास जो कैपिटल है उसको डिवाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग स्ट्राइक चूज़ कीजिए कि आपको 15-20 लेना है। थोड़ा सा 1 या 2 लेग OTM में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी रिस्क रिवॉर्ड चेंज हो जाती है और ड्रास्टिक चेंज हो जाती है। अब मान लो यहाँ से मुझे सिर्फ 30 रुपये की उम्मीद है, तो 30 रुपये बढ़ने की उम्मीद है, तो 30 रुपये अंदर जाती हूँ, 10, 20, 30, तो यहाँ पे कितना आता है? 32 रुपीज़। मतलब 20 का 32 रुपीज़, 12 रुपया, और रिस्क मेरा कितना ले रही हूँ मैं? 5 या 6 रुपया। तो वही आने तो डबल 1:2 ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं रुपया में गिनती हूँ, क्योंकि हम लोग 1:2 तो देख लेते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जब उसको रुपये में गिनते हैं, मॉनेटरी कैलकुलेशन करते हैं और फिर देखते हैं कि 5,000 का लॉस आया, 10,000 का लॉस आया या 50,000 का लॉस आया, तो वो साइकोलॉजिकली बड़ा इफेक्ट करती है। तो
मैं वो स्ट्राइक को सिलेक्ट करना पसंद करती हूँ जो मुझे मेरा टारगेट भी दे दे और रिस्क भी कम हो। मॉनेटरी वाइज मैं RR 1:2 मिनिमम चाहिए मुझे। 1 रुपये का रिस्क, 2 रुपये का रिवॉर्ड। लेकिन वो 1 रुपये का रिस्क कितना? 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000? नहीं ना, 5,000। बिकॉज दीज आर ऑप्शंस। ऑप्शंस का मतलब ये एक सर्टेन टाइम पे ख़त्म हो जाएगी, और सर्टेन टाइम तो बहुत दूर की बात है। अगर हमने बाय किया तो ये आज से ही हल्का हल्का ख़त्म होना शुरू हो जाता है। यही चीज़ अगर मुझे राइटिंग करनी है तो मुझे सपोर्ट अगर दिख रहा है और 1500 की अगर मैं कॉल ले रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी 1470 की पुट बेचूँ। प्रीमियम करीब करीब उसके आसपास ही है, स्टॉप लॉस दोनों में लगता है। और ये मैंने देखा है कि राइटिंग में लोग स्टॉप लॉस के लिए ज़्यादा केयरफुल रहते हैं बाइंग के बजाय। क्यों? क्योंकि बाइंग में एक चीज़ सिखाई है कि मैक्सिमम रिस्क इज़ ओनली अप टू प्रीमियम। और ये बोलना बहुत आसान है, सबसे खतरनाक लैंग्वेज कोई है तो वो यही है कि मैक्सिमम रिस्क इज़ ओनली अप टू प्रीमियम। वो ज़ीरो करके जाता है। तो स्ट्राइक सिलेक्शन हम लोग इस तरह से करते हैं कि कितना रिस्क हम ले सकते हैं और हमारा टारगेट कितने दिन में आएगा और कहाँ तक आ सकता है। तो 2 चीज़ मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। एक तो ये कि मिड स्ट्राइक ना हो, दूसरी वो ऑप्शंस लिक्विड होने चाहिए, तीसरा जो मेरा टारगेट है उस टारगेट के साथ मेरा रिवॉर्ड कितना हो सकता है, रिस्क कितना हो सकता है मॉनिटरी टर्म्स, रुपयों में, और उतनी डिस्टेंस है कि नहीं है। अभी मुझे उम्मीद है कि खाली 20 रुपया ये बढ़ेगा, तो 20 रुपये के लिए मैं इसमें काम नहीं करूँगी। मुझे कम से कम 4-5% अंडरलाइन मूव हो इस महीने में, तब तो मज़ा आए। जी हाँ। और ये कैसे होता है मैंने बहुत बार सिखाया है, और लॉगिन कीजिए upsurge.club में, उसमें सीखने मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल रेट्स हैं, अफोर्डेबल है, और मैंने अपने पूरे 38 इयर्स की ट्रेडिंग और 22 इयर्स की ऑप्शंस की एक्सपीरियंस उसमें दी है, और इतने नॉमिनल कॉस्ट में, जिससे कि सब सीखें। और मेरा मोटो एक ही है, लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, फाइनल ईयर एंड में बैलेंस शीट प्रॉफिटेबल निकले। थैंक यू।